पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया था। फिर भी यदि आपको कुछ दिक्कत हो उस क्वेश्चन में तो आप एक बार बात कर लीजिए, फिर से हम समझा देंगे। एक क्वेश्चन जो असाइनमेंट का बचा है वह इस चैप्टर का नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हम अपने आप बता देंगे वापस लौट के, ठीक है। यदि किन्हीं को भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बात कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और एक बात ध्यान रहे कि जितना आगे हम बढ़ते जाएं पीछे एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप अपने मन में सोच के देखिए या चेक कर लीजिए कि आपको कहीं भी दिक्कत है तो बात कीजिए, क्योंकि दोबारा फिर वापस हम लौट के नहीं जा पाएंगे, वहां पर उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर। एक मोलल विलियन में विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? एक मोलल विलियन का मतलब होता है मोललता 1, m बराबर 1। और मोललता और मोल प्रभाज के बीच एक संबंध होता है। यह संबंध होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललिटी बटे मोललिटी प्लस ये 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है सॉल्वेंट का। यही यदि वाटर सॉल्वेंट हो तो ये 55.5 हो जाता है, क्योंकि 1000 बटा 18 कीजिएगा ना तो 55.5 हो जाएगा। तो यदि सॉल्वेंट वाटर नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने मन से लेना पड़ेगा 55.5। मोललिटी 1 है, 1 मोलल है मतलब मोललिटी 1 है। मोल प्रभाज ही ना पूछ रहा है, मोल प्रभाज निकाल दीजिए। 1/1 प्लस 55.5 ये हो जाएगा 1/56.5। आप इसको भाग देंगे तो जो भी आएगा वो जो आएगा वही आंसर होगा। और किन्हीं को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है? आगे बढ़े क्या? देखो, जितना भी क्वेश्चन कराया गया है वो सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन की ही पूछे जाने की संभावना होती है बोर्ड एग्जाम में। तो डिट्टो डाटा मैच करे ना करे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है कि कंसेप्ट यही रहेगा। तो आप लोग इसको रटने का प्रयास नहीं करिए, बाय कंसेप्ट इसको समझ लीजिए। तो कंसेप्चुअली इसको यदि समझ लोगे तो फिर आगे कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए जितना भी क्वेश्चन बताते जाएं उस पर। आइए सब्जेक्टिव पर थोड़ा एक एक करके बात कर लें। हम आपको शुरू में बोले थे कि सब्जेक्टिव हम टोटल बताएंगे नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और आपको हम उस कहाँ पढ़ाए हैं वो सब आपको याद दिलाते जाते हैं। आप समझ आइएगा। क्वथनान कुंडयन से आप क्या समझते हैं? पता होना चाहिए आपको। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? राउल्ट का आंशिक दाब नियम, ये भी बैच में, रेगुलर बैच में ढंग से बताया गया है। परासरण दाब को परिभाषित करें। यहाँ पर हो सकता है आपको ये दिक्कत हो गया हो कि यह असामान्य क्यों हो जाता है। परासरण दाब आप जान रहे हैं। सुनिए, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब सामान्य कब हो जाता है? जब विलय अंदर में जाके वियोजित हो जाए या संगुणित हो जाए। यदि विलय संगुणित या वियोजित होगा तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब सामान्य हो जाएगा। वह परासरण दाब ही नहीं, वह क्वथनांक उन्नयन भी हो सकता है, हिमांक अवनमन भी हो सकता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ आपसे परासरण दाब पूछे, हो सकता है क्वथनांक उन्नयन क्या है और यह अपसामान्य क्यों हो जाता है, यही क्वेश्चन कर दे। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जब ये कहे ना कि यह अपसामान्य या असामान्य क्यों हो जाता है, तो वहाँ पर आपका सिंपल एक ही जवाब होगा कि जब विलय का कण विलायक में संगुणित हो जाता है या वियोजित हो जाता है तो कोई भी अनुसंख्य गुणधर्म अपसामान्य हो जाता है, इसीलिए परासरण दाब भी अपसामान्य हो जाता है। उल्टा परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आप जानते हैं। आगे है 0 डिग्री सी पर यूरिया के 5% विलियन का परासरण दाब क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 0 डिग्री सी का मतलब टेम्परेचर आपको दे दिया 0 डिग्री से, केल्विन में बदल लेंगे तो यही हो जाएगा। कितना केल्विन? 273 केल्विन। आपको याद है पाई बराबर आप पढ़े थे CRT, N/V/RT, W/MV/RT, याद है या भूले आप? तो इस पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5% का मतलब वेट कितना? 5। वो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ये मॉलिक्यूलर वेट है ना जी। कौन चीज दिया हुआ है? कौन चीज? यूरिया है, यूरिया का 60 होता है। आर का मान रखिए, टी का मान रखिए, गुना कर दीजिए।
बन जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, तनु विलयन का अनुसंग गुणधर्म क्या है? अलग अलग तरह के सभी अनुसंग गुणधर्म को लिखें। याद है ना आपको तनु विलयन का अनुसंग गुणधर्म क्या है? ये 4 प्रकार का होता है। किसी विलयन की मोलरता मोललता से भिन्न कैसे होता है? एक क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन की मोलरता मोललता से अलग कैसे होता है? देखिए, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से। ये अंतर नहीं है, ये तो हम बस इंडिकेट किए कि हम इधर मोलरता बताएंगे और इधर मोललता बताएं। देखिए, सबसे पहला अंतर, इसका परिभाषा ही इसका अंतर है। किसी विलयन में विलय के मोल की संख्या बटा विलय का भार केजी में, ये कहलाता है मोललता। यदि इसको पूर्णतः हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहते हैं और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। तो पहला अंतर है, एक में विलायक का भार लिया जा रहा है, दूसरे में विलायक का आयतन लिया जा रहा है लीटर में। तो पहला जो अंतर है ना, वो इसका परिभाषा, डिट्टो परिभाषा लिख दीजिए, वही इसका अंतर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि यह ताप से प्रभावित हो जाता है। इसका मान ताप पर निर्भर करता है और इसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें आयतन टर्म इन्वॉल्व हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान टर्म इन्वॉल्व हुआ है। और द्रव्यमान ताप के बढ़ने घटने से बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन आयतन तो बढ़ घट जाता है सेम अमाउंट का। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 ही अंतर है, आपको यही दोनों अंतर लिखना है। फाइनली आप लिखेंगे, मतलब बीचों बीच लाइन डाल दीजिए, एक तरफ मोलरता लिख दीजिए, एक तरफ मोललता लिख दीजिए। और उसमें जो सबसे पहला बात आप लिखेंगे वह यह कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और राइट साइड लिख दीजिएगा, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दूसरा अंतर इसका लिखिएगा, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। ताप के बढ़ने से मोलरता का मान घटता है, घट जाता है। और मोललता में यह ताप पर निर्भर ही नहीं करता है। ताप के बढ़ने घटने से मोललता के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दीज आर डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। आगे है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। राउल्ट का नियम आप जानते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए। एजेट्रोपिक मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपको बताया गया था। क्या हुआ? नहीं, बताए तो हैं, बताए तो हैं। ये बताया गया था बीपी हाई स्कूल के पास जब पढ़ा रहे थे लॉकडाउन में चोरी छुपे, तब वहाँ पर बताया गया था। एजियोट्रॉपिक मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले अलग अलग अवयव का क्वथनांक सेम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। आप एक काम कीजिएगा, यदि आपको ये क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है या ये आप नहीं सीख पाए हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। हम आज उसको प्राइवेट से, मतलब प्राइवेसी उसका अलग कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर हिंदी मीडियम निकालिएगा, वो मिल जाएगा आपको। अब किस लेक्चर में है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप देखिएगा ना, उसमें प्ले लिस्ट में जाके सॉल्यूशन में जाके देखिएगा, टॉपिक के डायरेक्ट लिखा हुआ होगा एजियोट्रॉप्स इस तरह से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज किन्हीं से कॉपी से लिख लीजिएगा जो लोग नहीं लिख पाए हैं। हालांकि इसको पढ़ लीजिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट बात। हम देखते हैं अभी प्राइवेट उसको कर देंगे, मैं ये सॉरी पब्लिक कर देंगे। वियोजन की मात्रा तथा वांट ऑफ गुणक यह भी बताया गया है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन यह भी बताया गया है, उसका उदाहरण भी बताया गया है, डेविएशन वगैरह, ये सब बात आपको वहीं पर मिल जाएगा, वो सारा लेक्चर जो आप देखिएगा। एसपीएम क्या है, 2 कृत्रिम एसपीएम, ये सब तो आप पहले से जानते हैं। गैस की विलेयता क्या है, गैस की विलेयता के लिए हेनरी का नियम, यह भी लास्ट क्लास हुआ था, वहीं पर हुआ था, हमको याद है ये चीज़। और यह भी आपको यदि नहीं मिला है तो यह भी आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा। ये सिर्फ लिखने का बात नहीं है नो, ये समझना पड़ेगा तुमको। और सॉल्यूशन चैप्टर का आज हम उसको पब्लिक कर देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर ये सबसे हमको लगता है कि लास्ट का 3-4 लेक्चर आप देखिएगा, जो सबसे लास्ट का जो लेक्चर है ना, उसका 3-4 लेक्चर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे है, क्यों किसी तरल में अवड़नशील ठोस घोले डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है।
देखिए ये एक बार फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी द्रव में जब आप कोई औरनशील ठोस मिलाते हैं, मतलब औरनशील विलय मिलाते हैं, तो उसका वाष्प दाब क्यों घट जाता है? एक सिंपल बात बताइए। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, जैसे इसमें हम NaCl डाल देते हैं तो NaCl जाके टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो Na प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा, इसीलिए वो घुल गया। यदि टूटता नहीं तो घुलता नहीं, और घुलता नहीं तब हम उसको विलय कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो विलयन बना ही नहीं, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुनिए, आपको क्या करना है कि हाँ सुनिए, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया इसीलिए घुला। अब H2O पर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज, और Na प्लस Cl माइनस टूट गया पॉजिटिव और निगेटिव में। ये जो एडिशनल चीज आप डाले हैं, इसका प्लस माइनस वाटर के मॉलिक्यूल को कस के पकड़ लेता है और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक अणु दूसरे अणु के साथ या एक आयन दूसरे आयन के साथ नजदीक आ जाता है, चूंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा नज़दीक आते जाएगा उसके उड़ने की टेंडेंसी उतनी ही कमती चली जाएगी। तो ये तो इसके समझ की बात थी। जहाँ तक इसके आंसर लिखने की बात है, इसको आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि जब किसी तरल में, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी तरल में या जब किसी द्रव में अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो उस द्रव के अंदर का अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से उसके उड़ने की क्षमता घट जाती है, उसके वाष्प बनने की क्षमता घट जाती है। इसीलिए किसी तरल में जब अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। समझ में आई बात? दूसरा एक और बात सुनिएगा आप लोग, जितना भी लोग टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हुए हैं, आप सबका एक अलग बैच बन रहा है वो ऐप पर, ठीक है? तो जो भी लोग आप नंबर दिए हैं वहाँ पर, जो रजिस्टर्ड करवाए हैं, वो सब आपका नंबर ऐप वाला ही है ना, या डिफरेंट नंबर दे दिए हैं? ऐप वाला यदि नहीं है तो उसको थोड़ा अपडेट करवा लेंगे, आप सबसे नंबर ले लेगा वो लड़का लोग, तो उस पर एक बैच बन जाएगा। यदि आपको कभी भी पीछे भी दिक्कत हो तो आप उसको देख सकते हैं। कौन चीज़? नहीं, यूट्यूब पे कैसे जाएगा? यूट्यूब पे जाएगा, एगो डाल दिए ना रे, जानबूझ के डाल दिए कि हाँ कर रहे हैं, जानकारी दे दी, पूरा सिस्टम करेंगे। देखिए एक सिंपल बात समझिए, हम यदि यूट्यूब पर पब्लिक कर देना टोटल वीडियो, तो यहाँ आके किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रहा है वो वास्तव में हम रिकॉर्डिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो तुमको पढ़ा रहे हैं, बस रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। इस वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है वह नेचुरल रिकॉर्डिंग होता है। नेचुरल रिकॉर्डिंग का मतलब, ऐसे भी आप सामने बैठे हुए रहते हैं, ऐसे भी आपको ऐसा कुछ पूछने का तो हमको लगता नहीं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा रह जाता है कि आप क्वेश्चन करें, या कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो तुम देखता होगा वीडियो, भले घर में यदि पढ़ोगे तो वहाँ माहौल ना बने एक अलग बात है, लेकिन तुमको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा वीडियो से। यदि कभी किया हो क्लास वीडियो पर, वो नहीं होता है। ऐसे होता क्या, अकेला में पढ़ाते थे ना, जैसे घर पर अपने हॉल में वहाँ पढ़ाते थे, कैमरा लगा हुआ रहता था, घर में कोई, हॉल में कोई नहीं रहता था, सिर्फ कैमरा को रहे होते थे, तो वहाँ बड़ी समस्या होती थी। समस्या इतनी होती थी कि बहुत गलती हो जाता था, मतलब लिखने में बहुत गलत हो जाता था, एक्चुअल में कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते थे। आदत है यहाँ भीड़ को पढ़ाने का, वहाँ पता चल रहा है कि कम से कम एक को तो बैठल रहता है जिसका मुंह देख सकें। अरे मुंह देखना जरूरी होता है, तुम्हारा फेस जब तक हम देखो, हमको पढ़ाने के लिए पहले तुमको पढ़ना पड़ता है हमको। जब तक तुम्हारा फेस हम देखेंगे नहीं, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज हम चेक नहीं करेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितना लेवल तक तुम हमारी बात को ले रहे हो। फिर मुश्किल हो जाता है, फिर समझा पाना संभव नहीं है। लेकिन वो बात यहाँ नहीं है, तो वो हम कर देंगे। फिर आपको कहीं दिक्कत हो किसी क्वेश्चन वगैरह में तो आप उसको पलट के देख सकते हैं, या दो बार। और सुनिए, ये हिचकिचाना लजाना सरवाना नहीं है। यदि हम आगे भी बढ़ जाए ना, हम फुर्सत में रहेंगे, संडे को तो सारा संडे आप ही के लिए है, उसमें टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, संडे के दिन बाकी कुछ नहीं होगा, सारा बैच छुट्टी पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए वो प्रॉपर टाइम है, अभी से लेके एग्जाम तक। जब जरूरत पड़े आप हमको याद कर लीजिए, हम आपके सामने हैं संडे। तो
आपको जब भी कभी दिक्कत हो, पीछे भी या कहीं भी, आप आके बात कीजिए, क्लास में डिस्कस कर लीजिए, ऑफिस में डिस्कस कर लीजिए, जहां मन हो वहां बात कीजिए। रुपया दिए, मजाक थोड़ी है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अब तुम लोग को शुरू शुरू में लगता था क्या कि 800 रुपया ले रहे हैं, खाली टेस्ट लेंगे इतना रुपया ले रहे हैं। अरे टेस्ट का रुपया नहीं ले रहे हैं, वास्तव में ये क्रैश कोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव कोर्स है। ये एक तरह का कोर्स है, उसमें तो टेस्ट ज़बरदस्ती 5-10 को हो जाता है। अब यदि हम तुमको इतना इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक साथ बुला के, उसके लिए तुमको हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो हमारे टाइम का वैल्यू है नो। हम ऐसे ही कैसे बैठ जाएं किसी के साथ, मतलब डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा प्रोफेशन है ना रे। दुकानदारी करने के लिए जाएगा, उसका भाई गोतिया आ गया, कहेगा दूर गोतिया है मंगनिया दे दीजिए, जी पाएगा वो आदमी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बस सिंपल सी बात है। देखो हम लोग थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोलते बड़ा खुल के हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है। हम उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, हम मतलब सिस्टम से अलग हो ही नहीं सकते हैं। सिस्टम से थोड़ा अलग हो जाए, अभी देखो ना हम बताते हैं कितनी परेशानी क्रिएट हुआ है इस लॉकडाउन में। यूट्यूब पर वीडियो जा रहा था, हम सोच रहे थे अनलिस्टेड मोड में है, कोई नहीं देख रहा होगा, सब देख रहा था, सब मजा में। अब जब वीडियो बंद किए हैं तो सब जो है सो खोता से निकल निकल के पहुंच रहा है, और जो पहुंच नहीं रहा है वो लगातार टॉर्चर कर रहा है कि सर वीडियो डालिए वीडियो डालिए। हम अपना एकदम आराम से सोए हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आके पढ़िए तो ठीक है, नहीं तो पढ़िएगा तो पेमेंट आप पहले टोटल कर दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको हम ऐप का व्यवस्था दें, वीडियो बना के दें, ढंग से पढ़ाएं, टेस्ट सीरीज करें, टेस्ट लें, डिस्कशन करें, पूरा कोर्स ख़त्म करें, ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक सबका सुबह शाम मिला के पूरा कोर्स ख़त्म करें, और आपको जब 3,000 या 3,500 रुपया मांगा जाता है तो आपको दांती लगता है। दांती लगता है तो बिना दिए हुए दांती लगाइए ना, ऐसे काहे दांती लगाते हैं? ऐसे में तो हमको दांती लगने लगेगा। सोचते हैं आपकी एक एक दिन में जो इंसान 10-10 घंटा 11-11 घंटा मेहनत कर रहा है, उसके साथ यदि आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो दिक्कत है ना। कोई आता है कहता है कि सर हम तो 3 महीना पढ़ रहे हैं, सर कैसे हम दे दें, सर इतना रुपया कैसे दे दें, सर 3 महीना का सर 1,200 महीना हो जाता है, ऐसे कैसे होगा सर? उसको हम समझा नहीं पाते हैं, और क्या समझाएंगे, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ठीक है आप जितने रुपए देना चाहते हैं दीजिए, एक के टाइम मात्र आइए सुबह में खाली, बस मिजाज हरियर हो जाता है, तुरंत समझने लगता है कि नहीं मैटर करता है वो रुपया। तो हमारा अपना सिस्टम है, हम अपने सिस्टम के अनुसार चलेंगे ना। आपके मुताबिक हम चलेंगे तो फिर हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अरे हमको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है यार, आदमी यहाँ काम करता है, हम इतना देर तक काम करते हैं, पूरा ऐप पर सिस्टम सब काम करता रहता है, कितना काम है इसके बारे में कभी सोचते हो? आराम से सोया घर में बैठल रहता है, जब रुपया मांगा जाता है तो एकदम पूरे दांती लग जाता है। शरीर का ऐसा मतलब कोई जगह नहीं है जहां तुमको दर्द नहीं करता है, पूरा तकलीफ होता है तुमको रुपया देने में, बहुत दिक्कत होता है। नहीं नहीं ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है? देखिए ये गलती से लॉन्ग टाइप में आ गया, लॉन्ग टाइप का वास्तव में ये क्वेश्चन है नहीं। आपको हम बता दें परासरण, ये हम लिखा भी आपको देते हैं, परासरण और विसरण में क्या अंतर है, लिखिए तो। कम उम्मीद है कम ही लोग इसको लिख पाए होंगे, कुछ लोग एक आध दो को छोड़ के। पहले सुनो, हम समझा देते हैं कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। सुनिए ध्यान दीजिएगा, अब इधर बोलना शुरू करें। अभी लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ सुनिए, समझ लीजिए। सबसे पहले याद कीजिए आप विसरण पढ़े थे और बाद में पढ़े थे परासरण। तो विसरण जब पढ़े थे तो एक बर्तन हम लिए थे, एक तरफ हाइयर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिए थे और एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिए थे। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम आपस में मिलाए थे, तो वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी मूवमेंट चल रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी मूवमेंट चल रहा था। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चल रहा था, और सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चल रहा था। तो ये पहला अंतर है। पहला अंतर यह है कि विसरण में दो अलग अलग विलयन को लिया जाता है एक दूसरे से विसरित होने के लिए, जहां पर विलय और विलायक दोनों के कण का संचलन होता है या दोनों का विसरण होता है। पहला अंतर है। और ये इसमें क्या, परासरण में क्या हुआ था?
परासरण में सिर्फ विलय के कणों का मूवमेंट हो रहा था, विलय के कणों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। और दूसरा, विसरण जब हम लोग लिए थे तो उसमें एक तरफ लिए थे शुद्ध द्रव, शुद्ध विलायक, और एक तरफ लिए थे विलयन, याद है आपको? यानी अंतर यह है कि वहां पर दोनों तरफ विलयन ही रहता है, एक लोअर कंसंट्रेशन दूसरा हायर कंसंट्रेशन, और इसमें एक तरफ विलयन रहता है दूसरी तरफ शुद्ध विलायक रहता है। यानी परासरण की घटना शुद्ध विलायक और विलयन के बीच होता है, जबकि विसरण की घटना दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन के साथ होता है। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर, वहां विलय और विलायक दोनों का मूवमेंट होता है, यहां पर सिर्फ विलायक का मूवमेंट होता है। और तीसरा अंतर सुनिए, ये लास्ट अंतर है इसका। विसरण जो हुआ था वो विदाउट एसपीएम हुआ था, इसमें एसपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। और परासरण में ये विलायक का जो मूवमेंट हो रहा था वह एसपीएम के थ्रू होता था। इसका और भी अंतर है, ये जो विसरण है ना, विसरण विसरण किसी भी अवस्था का होता है, चाहे वह गैस अवस्था हो, ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो। लेकिन ये जो परासरण है, परासरण सिर्फ द्रव अवस्था में ही होता है। और द्रव अवस्था में केमिस्ट्री में जो परासरण होता है वह सिर्फ जले के साथ माना जाता है, जबकि बायोलॉजी में जाएंगे परासरण के लिए तो वहाँ पर अलग अलग तरह के कई लिक्विड, उसमें ब्लड भी कंसीडर किया जाता है वहाँ पर, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब अंतर है जिसको आप लिख लीजिए, नीचे रो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे परासरण तथा विसरण में निम्न अंतर है। ये क्वेश्चन लिखाने वाला था और चूंकि इसका डिस्कशन हम वहां पर ज्यादा नहीं किए हैं इसीलिए लिखा दे रहे हैं। इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन हम बोल के छोड़े हैं वह सब बढ़िया से बताया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए, वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। लिखेंगे विसरण तथा परासरण में निम्न अंतर है। बीचों बीच लाइन डालिए, 5-6 लाइन का, 5-6 लाइन को कवर कीजिएगा। पहला में लिखिए, उधर क्या लिखे हैं, उधर परासरण, उस पहले लिखे विसरण, पहले क्या लिखे, कोई बात नहीं, पहले परासरण लिखे हैं तो लिखिए परासरण में पहला लिखेंगे परासरण, जिधर भी परासरण लिखे हैं परासरण का पहला लिखिए। लिखिए परासरण की घटना शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक और विलयन के बीच होता है। शुद्ध विलायक और विलयन के बीच होता है। इधर लिखिए विसरण में, विसरण की घटना, विसरण की घटना दो अलग अलग सांद्रण वाले, दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन के बीच होता है। दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन के बीच होता है। दूसरा, परासरण में दूसरा लिखिएगा, परासरण का दूसरा लिखना है। आप लिखेंगे इसमें सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं। परासरण का दूसरा लिखिए, इसमें सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं। विसरण में लिखिए इसमें विलय और विलायक दोनों के कण विसरित होते हैं। इसमें विलय और विलायक दोनों के कण विसरित होते हैं। तीसरा, परासरण का तीसरा लिखेंगे, यह एसपीएम की उपस्थिति में होता है। यह एसपीएम की उपस्थिति में होता है। यह
SPM की उपस्थिति में होता है, उसमें लिखिएगा विसरण में, यह SPM की अनुपस्थिति में होता है। नीचे लिखिए, मतलब चौथा परासरण में लिखिए, यह सिर्फ द्रव अवस्था के साथ होता है, यह सिर्फ द्रव अवस्था के साथ होता है, यह सिर्फ द्रव अवस्था के साथ होता है। इधर लिखिए, यह ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्था के साथ हो सकता है। यह ठोस द्रव या गैस तीनों अवस्था के साथ हो सकता है, यह ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्था के साथ हो सकता है। परासरण में लिखिए, लास्ट 5। क्या लिखा है, कुछ और लिख दो। परासरण में विलायक प्रायः जल होते हैं, परासरण में विलायक प्रायः जल होते हैं, उसमें लिखिए, इसमें विलायक कोई भी द्रव हो सकता है। विसरण में इसमें विलायक कोई भी हो सकता है। कोई भी द्रव, हाँ ठोस भी होता है इसमें, लेकिन द्रव का चर्चा है तो द्रव लिखिए। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसका अगला जो सब क्वेश्चन है वो आसान है, वो खुद से करने वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में तुम फंसा होगा। वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, आप जान रहे हैं? वाष्प दाब पर क्या होता है, वाष्प दाब पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में डिस्कस करना है यहाँ। विलयन में उड़नशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है। विलयन में औरणशील विलय मिलाया जाता है, विलयन में औरणशील विलय मिलाइएगा तो और उड़ने लगेगा, तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। सुनिए, अरे उल्टा बोल गए क्या? हाँ तो आप सीधा समझ लीजिए ना, हम पहले बोले थे, अच्छा क्वेश्चन उल्टा हम बोले हैं अभी सही, खाली यहां पर हम देखे नहीं कि ए बी कौन है। ए में लिखा हुआ है विलयन में उड़नशील विलय मिलाया जाता है, उड़नशील विलय मिलाया जाएगा तो वास्तव में वाष्प दाब बढ़ जाएगा, और अउड़नशील विलय मिलाया जाएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। और ताप बढ़ाया जाएगा तो, ताप बढ़ाइएगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल हिमांक स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं आप। क्या हुआ? मोलल हिमांक वही अवनमन स्थिरांक ही हिमांक स्थिरांक हुआ। अरे ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है ना के भी, इसका कई नाम से ये जाना जाता है, मोलल हिमांक स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। अगला जो क्वेश्चन है वह एक सिंपल न्यूमेरिकल है। 1.013 ATM दाब यानी वायुमंडलीय दाब पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम जल में घुलाया जाता है तो किस ताप पर जल उबल जाएगा? किस ताप पर जल उबल जाएगा मतलब विलियन का आपसे पूछ रहा है क्वथनांक, बता दें क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज यानी ए का मान दे दिया 18 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, बी का मान आपको ग्राम में दिया हुआ है ना 1000 ग्राम, तो किस ताप पर जल उबल जाएगा, यानी टी भी आपसे पूछ रहा है,
टीबी क्या होगा? जल का क्वथनांक तो आप पहले से जानते होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो यहां से आप फॉर्मूला जानते हैं, टीवी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। जल के लिए केवी का मान आपको हमेशा याद रखने के लिए बोला गया था, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो यहां से टीवी पूछ रहा है, ओ सॉरी टी नॉट बी होगा, टीवी पूछ रहा है, टी नॉट बी का मान 100 रख दोगे आप, केवी का मान 0.52 रख दोगे, ए का मान, बी का मान, एम का मान दिया हुआ है यहाँ, उस सबको आप कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 10.2 ग्राम विलय 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। यह 2% वेट बाई भी ग्लूकोज विलियन के साथ समपराशरी है। पहले विलियन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? क्या इसको बनाए हैं आप? क्वेश्चन ये भी भारी नहीं है, आसान ही है। बना दें क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 10.2 ग्राम विलय इस अच्छा 22 नंबर है। 10.2 ग्राम विलय यानी ये आपको दे दिया W1 कितना, 23.2 ग्राम। और ये कोई विलय है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। क्या हुआ? ये कहां से 23.2 लिख दिए? और 22 के बाद 23, यही है ना? अब सुनिए, 2% वेट बाई भी ग्लूकोज का मतलब, W2 का मतलब 2 ग्राम। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 और वेट बाई भी 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का भार, यानी वॉल्यूम कितना, 100 ml। अब आपको याद है W1 बाई M1 V1 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला कल भी बताए, बराबर W2 बाई M2 V2। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, M1 निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सबसे बना, लास्टो बताना पड़ेगा रे, अपने से मेहनत नहीं कर रहे हो तुम लोग। लास्ट वाला हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, CaCO3 अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सुनना ध्यान से, इस तरह का यदि क्वेश्चन तुम बनाना चाहते हो, इसको 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। एक मेथड ऐसा है जिसमें तुमको रिएक्शन लिखना निहायत जरूरी है, रिएक्शन नहीं लिखोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर से कोई लेना देना है ही नहीं, यह एक बेसिक क्वेश्चन है। 11th में यदि तुम्हारा 11th तुम्हारा सही होगा, केमिकल कैलकुलेशन याद है, एक असाइनमेंट दिए थे 11th में, वो सब यदि तुम्हारा सही होगा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अन्यथा बहुत कुछ। क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम ऑफ बोथ CaCO3 एंड HCl आर टेकन इन ए कंटेनर। सुनिए, 20 ग्राम दोनों का लिया गया है एक कंटेनर में, ये भी कितना ग्राम, 20 ग्राम, और ये भी कितना ग्राम, 20 ग्राम। कहता है कि रिएक्शन बताइए कि रिएक्शन पूर्णतः समाप्त होगा या नहीं। तो ये रिएक्शन पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, और आगे ये कह भी दिया है कि यदि रिएक्शन पूर्णतः समाप्त नहीं होगा तो कौन एगो बच जाएगा और कितना बच जाएगा, यही क्वेश्चन है। अभिक्रिया के बाद इनमें से कौन एक बच जाएगा और उसकी मात्रा क्या होगी। देखिए, अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट का बराबर होना जरूरी होता है, याद है। ये ऐसा मेथड है जिसमें आपको रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ग्राम को बदल दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट में बाय डिवाइडिंग इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट 36.5 होता है। और आप चेक कर लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट जब हम इक्विवेलेंट वेट से भाग दिए और ग्राम इक्विवेलेंट में आया तो दोनों का वैल्यू बराबर है क्या? वो बराबर कभी नहीं होगा। 20 में हम 50 से भाग देंगे तब, और 20 में 36.5 से भाग देंगे, ये बराबर है क्या? तो बराबर नहीं है, इसका मतलब अभिक्रिया पूर्णतः समाप्त नहीं होगी। यदि ये बराबर होता तो निश्चित रूप से अभिक्रिया पूर्णतः समाप्त होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप चेक कीजिए कि कौन ज्यादा बड़ा है। तो आपको नहीं लगता है कि 20 में 50 से भाग देंगे और यहाँ 20 में 36.5 से भाग देंगे तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा? 20 में मोबाइल लो तुझे। ये सब बकलोल टाइप है, ये सब सूता लॉन्ग हेल होगा। वो अब उठा है अभी 10 बजे 11 बजे उठा और लगा दिया। सर क्लासो होगा सर, अब वही कहेगा और क्या कहेगा, और इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी कर सकता है। उठवे करेगा 11 12 बजे 1 बजे 2 बजे। सुनिए अच्छा पढ़ रहा हो, हाँ हम भी समझते हैं, पढ़ाको तो सब ये है। हाँ क्वेश्चन पूछता होगा, ठीक बोल रहा है, और तो कोई काम है नहीं, अपने तो आता जाता है नहीं। देखो इधर ये वैल्यू छोटा पड़ जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है ये इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको आप क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। घटा लीजिएगा, घटा लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl बच जाएगा। और जितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl बच जाएगा उसको ग्राम में बदल दीजिए तो पता चल जाएगा कि HCl कितना ग्राम बचेगा। वो 5 दशमलव कुछ ग्राम बचता है। ऐसे इसको बनाने का एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं जो ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। CaCO3 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है CaCl2, एक प्रोडक्ट CO2 बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप इसको ऐसे कर दीजिए, चेक कीजिए तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? देख लो रिएक्शन बैलेंस है। आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन पूरा बैलेंस आपको दिखेगा। और अब इसको हम स्टेचियोमेट्रिक मेथड से बनाएंगे। बताइए इसके 1 मोल को इसका कितना मोल चाहिए? 2 मोल। इसका यदि हम CaCO3 का 1 मोल लेंगे तो HCl का हमको चाहिए 2 मोल। ये 20 ग्राम ने लिया हुआ है, और ये भी कितना ग्राम? 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम। इसको मोल में बदल दीजिए। अच्छा छोड़िए, मोलों में नहीं बदलिए, उससे भी आसान है तरीका। इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 2 मोल। तो एक काम करो, इसका 1 मोल 100 ग्राम होगा, हाँ या ना? और इसका 1 मोल होगा 36.5, तो ये हो जाएगा 2 मोल कितना? 36 दूना 72, 1 73 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ कि इसके 100 ग्राम को इसका 73 ग्राम चाहिए। समझे आप? तो अब आप ही बताइए कि 100 ग्राम CaCO3 को कितना ग्राम चाहिए? 73 ग्राम। कौन चीज? HCl। तो इसके 1 ग्राम को कितना चाहिए? 73/100। इसीलिए इसको 20 ग्राम को कितना चाहिए? 73/100 गुना 20। 20 25 100, ये आ जाएगा 5 1 2 3 14.6 आ जाएगा। 14.6 ग्राम चाहिए। सुनो, इसके 20 ग्राम को इसका केवल 14.6 ग्राम चाहिए, और लिया गया कितना? 20 ग्राम। तो 20 में से 14.6 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना बच जाएगा। कितना बच जाएगा? रेस्ट अमाउंट ऑफ HCl 5.4, इसका सही आंसर। इस मेथड से जाइएगा तो बड़ा इजीली बन जाता है, लेकिन इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये सब तो केमिकल कैलकुलेशन है, इसका तो सॉल्यूशन से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछा है, और पूछा ही नहीं है ये, नहीं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब चेक कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में दिया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में। हाँ उसी से संबंधित है, उसी में पहला केस बताए थे फॉर कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल।
सब लोग कॉपी वॉपी बना लिया है ना रे? झूठे निकालो, आज चेक करेंगे फिर। आज उधर से क्या हुआ? कल चेक किए थे तो क्या हो गया? आज कल होमवर्क नहीं दिए थे? मार के हड्डियाँ पसली एक कर देंगे, रोज चेक होगा। और ये आइडेंटिटी कार्ड जो भूल जाते हो, अगला दिन से मुंह में फुला के बाहर कर देंगे। आज भर अंदर कर दिए हैं, नहीं चलेगा मजाक उजाक। सीधे सो के उठे, पहुंच गए, पूरा तैयारी के साथ आइए। नेक्स्ट क्लास कब आओगे? नहीं, सैटरडे को नहीं, ट्यूसडे को। टीटीएस में आपका क्लास चलता रहेगा। टीटीएस समझ रहे हैं ना आप? अब सोमवार को क्रैश कोर्स वाले का पढ़ाई होगा, फिर अगला दिन आपका पढ़ाई होगा, फिर क्रैश कोर्स वाले। सप्ताह में 3 दिन आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, 3 दिन क्रैश कोर्स वाले। सेम ये 11 से 12। क्या दिक्कत है क्या? मंगलवार को 11 से 12 आने में समस्या है? यदि नहीं तो आइए मंगलवार को। और कॉपी तो, अरे भागा, रुको पहले कॉपी चेक करें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's